नज़रीन, जिस मंजरनामे में बात हो रही है कि ईरान के लिए मुश्किलात क्या होंगी, खत्ते के दीगर ममालिक का किरदार क्या होगा और अमेरिका की इम्पोज की गई ये जो इकनॉमिक सैंक्शंस हैं इनका आउटकम क्या निकल पाएगा और इसी ज़मन के अंदर मुज़ाकरात के अगले अदवार जो हैं वो किस हद तक कामयाब करार पाएंगे और मक्का डिफेंस पैक्ट जो है उसका दायरा किस हद तक वसी होगा, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब ने। एयर मार्शल साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एयर मार्शल साहब, इस वक्त अगर देखा जाए तो एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात है, दूसरी तरफ जो है फील्ड मार्शल का तेहरान का दौरा है जिसके आउटकम बहुत अच्छे आने की जो है वो उम्मीद जाहिर की जा रही है। हमारे वज़ीर दाखिला कहते हैं कि बड़ी मस्बत गुफ्तगू हुई, पेशरफ्त उसमें हो सकती है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो हम तक पहुँचे हैं, हम आगे पहुँचाएँगे। ऐसे वक्त के अंदर कि जब एक तरफ आप माशी तौर पे इक़्तिसादी तौर पे पाबंदियों का नफाज कर रहे हों, दूसरी तरफ आबनाए हरमुज़ में जो प्रोजेक्टाइल हैं वो ओमान वाले रास्ते से गुजरने के ऊपर बहरी जहाज़ों को हिट कर रहे हों, बाबुल मंदब में सऊदी जहाज़ों के ऊपर जो है बैलिस्टिक मिसाइल से हिट कर रहे हों, ये आज और कल के दिन की कार्रवाई है। और अगर आबनाए हरमुज़ से बहरी आमदोरफ्त देखें तो 2 दिनों में 13 जहाज़ गुजर रहे हों, तो सर फिर इस हवाले से एक तरफ ये धमकियों वाले बयानात और दूसरी तरफ मुज़ाकराती रास्ता, ये किस तरीके से मुमकिन हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू। देखिए, ये इन चीजों की तरफ हमें ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस या रिटोरिक होती है जो क्या कहते हैं, हम देखते हैं कि जब कॉम्बैटेंट्स जो हैं वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठने से पहले अपनी अपनी हार्डलाइन पोजीशंस लेते हैं। सो अगर आप जो ये देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं या कुछ हो रहा है या ईरान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स इन रिटेलिएशन आ रही हैं, ये बिल्कुल एक मेरे नज़दीक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन 2-3 चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं। एक तो यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों जो हैं वो इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान से इसीलिए दोनों कंट्रीज ने रिक्वेस्ट की है कि जी के दोबारा नेगोशिएटिंग प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए और एक मुआहदे की तरफ बढ़ा जाए। जब हम फील्ड मार्शल ईरान गए तो आपने देखा होगा यासिर साहब के एक दिन के अंदर उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप जो भी इंपॉर्टेंट बंदे ईरान में थे उन सब से मुलाकातें की। देर बाय अब आज जब वो प्रेसिडेंट ट्रंप या वाइस प्रेसिडेंट के साथ गुफ्तगू करेंगे फील्ड मार्शल, तो वो उनको बिल्कुल पता होगा कि जी के ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप क्या चाह रही है और पॉलिटिकल लीडरशिप क्या चाह रही है। और अपरेंटली ये लग रहा है जिस तरह से ट्वीट्स आई हैं या एक्सियोस के ऊपर स्टेटमेंट्स आई हैं, उससे ये लगता है कि ईरानियन कंप्लीट लीडरशिप जो है वो चाहती है कि अब इस मसले को खत्म किया जाए। हाउएवर उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न है और वो उन्होंने मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल को बहुत क्लियरली बता दिया है कि अमेरिका से कहा जाए कि वो एक तो अपनी जबान पे कंट्रोल करे और दूसरा वो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दे जो ईरानियन लोगों के लिए बर्दाश्त करना आसान हो। मेरे ख्याल में जो है क्या कहते हैं, अब नेगोशिएशन स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ेगी और क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी अंदाजा हो गया है कि मिलिट्री विक्ट्री जब उनको नहीं मिली है तो ये सैंक्शन स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना इफेक्ट छोड़ देंगी। पहली बात तो ये देखें यासिर के चाइना ने जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है ईरान का, उसने रिफ्यूज कर दिया है इन सैंक्शंस को मानने से। दूसरा ये कि ईरान का टोटल कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टोटल कंट्रोल का मतलब यह है कि माइनस सऊदी अरेबिया जितनी गल्फ कंट्रीज हैं वो सारी की सारी जो है उनकी ट्रेड जो है वो ऑलमोस्ट जीरो पर आ जाती है क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम ही ऑयल। लेकिन एयर मार्शल साहब देखा जाए तो ईरान के साथ ट्रेड करने के हवाले से अमेरिका ने यह भी धमकी दी कि सानवी जो है वो भी उसके साथ ट्रेड नहीं हो सकती। अब वो धमकी अगर देखा जाए तो खत्ते के किन किन ममालिक को है? अगर बगदाद को देखें तो बगदाद के साथ भी है, अगर तुर्की को देखें तो तुर्की की तवानाई जो है वो बड़ा इन्हसार है ईरान के ऊपर, अगर आप मस्कत ओमान को देखें तो उनकी भी ट्रेड चलती है, आज़रबाईजान को देखें तो उनकी भी ट्रेड है, आर्मीनिया देखें तो उनके लिए तो ज़मीनी रास्ता ही ईरान बनता है, पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की भी ट्रेड है।
तो किस तरीके से ये मुकम्मल ट्रेड खत्म की जा सकती है और किस तरीके की ये सैंक्शंस हैं जो गुज़श्ता 47 साल की सैंक्शंस के अलावा दिखाई देती हैं और उस पर सख्ती मजीद हो सकती है? क्या सिर्फ 50-51 शख्सियात या इदारों या बहरी जहाज कंपनी के ऊपर और या फिर जो आज़ाद रिफाइनरीज हैं चाइना की, उनके ऊपर पाबंदी लगा के आप ईरान को पूरी मईशत को साइडलाइन कर सकते हैं, या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पे और एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे देखी जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात की मेज पर बैठाने के लिए दबाव डालने के मुतरादिफ है? यासर, आपका कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है। अगर पूरी दुनिया अमेरिका का साथ देती है और डॉलर रिजीम के अंदर रहने के लिए वो ईरान के साथ अपने इक्तिसादी ताल्लुकात को तोड़ती है, तो फिर तो वाकई ये सैंक्शंस बहुत असर करेंगी, क्योंकि 47 ईयर्स से जो सैंक्शंस लगी हुई थी उसके अंदर तो ईरान ने जीना सीख लिया था। ये जो एक्सटेंडेड सैंक्शंस हैं ये सिर्फ इस सेंस में डिफरेंट है कि ये उन कंट्रीज पे भी लग रही है सैंक्शन जो कि ईरान के साथ ट्रेड करते हैं। सो मेरे ख्याल में जो मेजर कंट्रीज हैं वो अपनी ट्रेड को बिल्कुल नहीं रोकेंगी। और आप देखिए, रशिया और चाइना ने तो ऑलरेडी रिफ्यूज कर दिया है। किसी गल्फ कंट्री ने ट्रेजरी सेक्रेटरी की स्टेटमेंट के बाद उनकी स्टेटमेंट को लबैक नहीं कहा है। सिर्फ एक यूएई है जो क्या कहते हैं, उसने मेरे ख्याल प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट से पहले ही अपने ताल्लुकात तोड़ लिए थे, ये इक्तिसादी ताल्लुकात। इसके अलावा कोई गल्फ कंट्री जो है वो अमेरिका के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। इसी तरह जैसे आपने कहा आर्मीनिया, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान की तो ट्रेड ही बहुत कम है ईरान के साथ, ठीक है ना। सो आई डू नॉट थिंक सो कि ना ये मोमेंटरली तो लोग डर और खौफ के मारे शायद ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को जरा थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लें, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाएगा अमेरिका के लिए ऑलरेडी द कॉस्ट ऑफ वॉर इज बिकमिंग एग्जॉर्बिटेंट। अगर उन्होंने जो ब्लॉकेड रखा हुआ है और जो वो मूवमेंट कर रहे हैं अपनी ट्रूप्स की, उसके हिसाब से तकरीबन $500 मिलियन पर डे का उनका खर्चा हो रहा है। सो उनके लिए भी ये जंग कोई इतनी सस्ती नहीं है। ईरान शायद इस कॉन्फ्लिक्ट से, इन इक्तिसादी पाबंदियों से यासिर साहब निकल आए, लेकिन मेरा ख्याल जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो गल्फ कंट्रीज को होगा, क्योंकि उनके पास तो इसके अलावा कोई ना रास्ता है और ना ही सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा, एयर मार्शल साहब ये बताइए, ये मक्का जो मुआहिदा है, इस ज़मन के अंदर एक दिन मोहसिन रज़ाई साहब का ये बयान आता है कि ईरान और मिस्र को इससे बाहर नहीं रखा जा सकता। उसके कुछ देर बाद अल अरेबिया रिपोर्ट करता है कि एक दावतनामा जो है वो ईरान को इसमें शमूलियत का मिल चुका है। फिर अगला दिन होता है, उनके तर्जुमान वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई आके ये कहते हैं कि हमें कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, और फिर वो एक शर्त रखते हैं कि अगर हमें इसमें शामिल करना है और अगर ईरान इसमें शामिल होता है तो शरीक बानी के तौर पे शामिल किया जाए, बाद के रुकन के तौर पे शामिल ना किया जाए। तो इस ज़मन में पहले मिस्र और खुद का हवाला देना, फिर अल अरेबिया का इसका रिपोर्ट करना, और फिर एक डिनायल उनकी तरफ से दिए जाना, और फिर एक ख्वाहिश का इजहार होना। अगर ये टाइमलाइन देखें तो इसकी पीछे की वजूहात क्या नजर आती हैं और इसका मुस्तकबिल जो है वो कौन सा नक्शा बुनता हुआ दिखाई देता है? देखिए, ये जो 6 महीने की जंग हुई है गल्फ में, इसने जो 2-3 चीजें बिल्कुल गल्फ लीडर्स को क्लियर कर दी है ना, ये हम जो सब कुछ देख रहे हैं ये उसका रिएक्शन है। देखिए, जो पहली रियलिटी गल्फ लीडर्स को समझ में आई है वो ये आई है कि अमेरिका जो है वो इस इलाके में उनको फूल प्रूफ सिक्योरिटी किसी भी थ्रेट के अगेंस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता, बेशक वो ईरान हो या कोई दूसरी कंट्री हो। सो जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने पिछले दहाइयों से खर्च किए थे अपने डिफेंस के लिए अमेरिका से वेपन्स लेने में, उनका कोई फायदा नहीं। दूसरी रियलिटी जो उनको समझ में आई है वो ये आई है कि इजराइल जो है वो इस इलाके में बुल इन द चाइना शॉप है, और अगर इजराइल किसी मुस्लिम कंट्री के साथ अपने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स की वजह से अटैक करता है तो अमेरिका कभी भी उस मुस्लिम कंट्री का साथ नहीं देगा। आप अगर पिछले 3 से 4 महीने में देखें यासिर साहब, इजराइल ने 5 मुस्लिम कंट्रीज से जमीन हथियाई है, लेकिन अमेरिका ने उसके ऊपर कोई जिसको कहते हैं ना उसको सेंसर नहीं किया है।
उसने जॉर्डन से जमीन ली, उसने सीरिया से जमीन ली, उसने पैलेस्टाइन से जमीन ली, उसने इजिप्ट से जमीन ली, और उसने क्या कहते हैं लेबनान से जमीन ली। ठीक है ना। सो ये जब हकीकतें खुल रही हैं तो दुनिया गल्फ कंट्रीज को एहसास हो रहा है कि अब उनको एक ऑल्टरनेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ बढ़ना होगा, और यही पाकिस्तान की वैल्यू या इंपॉर्टेंस बढ़ती है, क्योंकि टर्की के अलावा पाकिस्तान वो वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो किसी भी गल्फ कंट्री को कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। टर्की क्योंकि इस वक्त नेटो का मेंबर है, नंबर 2 उसका और इजराइल का ऑलमोस्ट अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ वो दोनों बढ़ रहे हैं। सो मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान है जो मक्का मुआहदे को आगे बढ़ा सकता है, और सारी कंट्रीज जो मक्का मुआहदे में शामिल होती हैं उनको फवायद पहुंचा सकते हैं। देखिए यासिर साहब, हम सबको समझने की जरूरत है कि जो मक्का मुआहदा है ना, इज नॉट एन ऑफेंसिव मुआहदा, इट इज अ डिफेंसिव मुआहदा। जिसका मतलब यह है कि आपने पहले एक डेटरेंस क्रिएट करनी है इस मुआहदे में शामिल होके अपने दुश्मनों के ऊपर, और अगर आपका दुश्मन उसके आपके ऊपर अटैक करे तो फिर आपने कलेक्टिव डिफेंस की तरफ अपने दोस्तों के साथ अच्छा, एयर मार्शल साहब ये बताइए, ईरान की शमूलियत इस ऑफेंसिव को डिफेंसिव में या किसी और तासुर में तब्दील कर सकती है या नहीं? जी, मैं समझता हूं कि इवेंचुअली जो है ना, जो गल्फ के अंदर एक डिफेंस पैराडाइम बनेगा उसमें ईरान भी शामिल होगा, लेकिन ये एक्सपेक्ट करना है कि अगले 1-2 महीने के अंदर ईरान इस मुआहदे का हिस्सा बन जाए, मुझे नहीं लगता। लेकिन मेरे ख्याल में जो बैकडोर राब्ते बिटवीन ईरान और सऊदी अरेबिया चल रहे हैं, ईरान मेरा ख्याल है कि जैसे ही इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलेगा वो गल्फ की जो मेजर कंट्रीज हैं लाइक कतर, लाइक सऊदी अरेबिया खास तौर पे, उनके साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट जरूर करेगा और उनसे ये वादा लेगा कि उनकी सरजमीन जो है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और मैं समझता हूं कि वो पहला कदम होगा एक मुस्लिम नेटो की तरफ बढ़ने का, या एक मुस्लिम इत्तेहाद की तरफ बढ़ने का। सर क्या वो मुस्लिम इत्तेहाद जो है वो ईरान के थ्रू सऊदी अरब का यमनी हूतियों के साथ भी मामला तय करवा सकता है या नहीं करवा सकता? जी, ये देखिए, ये जो सारे हैं मामलात जो हैं जो इस वक्त मुस्लिम दुनिया में हैं, ये सारे रिजॉल्वेबल हैं। देखिए, हुती भी उस वक्त एक्शन में आते हैं जब ईरान चाहता है कि वो एक्शन में है। इसी तरह जो यमन के अंदर जो गवर्नमेंट है वो भी उस वक्त एक्शन में आती है जब सऊदी अरेबिया चाहता है कि वो एक्शन में आए। लेकिन सर एक बुनियादी सवाल ये है कि यमनी हूतियों ने ये कहा ब्लॉकेड फॉर ब्लॉकेड, उन्होंने कहा नेवल ब्लॉकेड हमारा लगा रखा है और इतने सालों से लगा रखा है, तो क्या सऊदीया वो ब्लॉकेड लिफ्ट करेगा? मेरे ख्याल में अगर आप ये देखें तो अभी भी ये कंप्लीट ब्लॉकेड्स नहीं है, पार्शियल ब्लॉकेड्स हैं। बाबुल मंदब से अभी भी जो क्या कहते हैं, जो शिप्स हैं जो कुछ सर्टेन फ्लैग्स फ्लाई करती हैं, वो शिप्स गुजर रही हैं और हुतीज उनको अलाउ कर रहे हैं। इसी तरह इवन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी काफी शिप्स, यानी कि 9 से 10 शिप्स पर डे गुजर रही हैं सर्टेन फ्लैग्स के साथ, जिनको ईरान भी अलाउ करता है और फिर अमेरिका भी अलाउ करता है। जो मेन जो इशू है ना वो है चाइना का, क्योंकि चाइना को जो सप्लाई हो रही थी बाबुल मंदब से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो रुक गई है। लेकिन चाइना ने इस सिचुएशन को बहुत पहले स्ट्रेटेजाइज कर लिया था और उनके जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो इतने बड़े हैं कि वो 2 से 3 महीने तक इस ब्लॉकेड को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सूनर और लेटर दोनों कंट्रीज, अमेरिका और ईरान को एहसास हो गया है कि अब ये जंग जो है ना उस नहज पे पहुंच गई है कि दोनों इससे अब कोई फायदा नहीं उठा सकते। जो मिलिट्री जंग है वो एक तरीके से खत्म हो गई है, जिसमें ईरान जीत गया है और अमेरिका अब यहां से निकलना चाहता है, लेकिन वो इस तरह निकलना चाहता है कि वो एक विक्टर बन के यहां से निकले। और मेरा ख्याल है कि हम सब लोग जो हैं यही दुआ कर रहे हैं कि ईरान उसको वो एक थोड़ी सी स्पेस दे दे जिसमें वो यहां से निकल जाए, ताकि पूरा इलाका जो है वो वापस नॉर्मलसी की तरफ आ सके।